pharmohub.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फिजिकल फार्मेसी में चैप्टर नंबर 6 फिजिको केमिकल प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम लोग, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलमोस्ट 20 के करीब हमारे पास ये सब टॉपिक्स कह लें या प्रोसेसेस हैं, जिसमें से दो हम लोगों ने, जो कि प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए थे। अब थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम लोगों ने डिस्टिलेशन की डिफरेंट टाइप्स और उनकी एप्लीकेशन इन फार्मेसी को डिटेल से देख लिया। सो नंबर 3 इज डिस्टिलेशन। सबसे पहले अगर मैं इसको जनरली और बहुत आसान अल्फाज में बताऊं तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स वाले लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, हम लोग उनको अलग कर लेते हैं। सो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड इज वेपोराइज्ड। पहले उसको वेपोराइज करते हैं हम लोग, देन इट इज रिकंडेंस, दोबारा मतलब उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और एक कंटेनर में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। So distillation may be defined as the separation of the constituents of a mixture, including a liquid, by a partial vaporization of the mixture and separate collection of the vapors. In short क्या है कि दो या दो से ज्यादा हमारे पास constituents होंगे, उनको हम लोगों ने based on their boiling points अलग करना है और अलग अलग उनको जो है उनके vapors बनवा के different boiling point पे different जो liquids हैं उनके vapors बनवा के हम लोगों ने उनको separately collect कर लेना है। तो जनरल ऑपरेटर्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 15 के करीब चीजें हैं। सो इन एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 पे हमारे पास हीट सोर्स। नंबर 2 इज स्टिल पॉट, जिसके अंदर हमारे पास वो लिक्विड है जिसको हमने सेपरेट करना है। नंबर 3 इज स्टिल हेड, जिसके अंदर हम लोगों ने फिट करना है थर्मोमीटर और कंडेंसर। नंबर 4 इज थर्मोमीटर। नंबर 5 इज कंडेंसर, जो ये लगा हुआ है सारा। नंबर 6 इज कूलिंग वाटर इन, जिससे ठंडा पानी कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करेगा कि जो वेपोराइज लिक्विड है उसको दोबारा रिकंडेंस किया जा सके। और चूंकि ये आउटसाइड द कंडेंसर, मतलब कि कंडेंसर के अंदर एक ट्यूब होगी जिसमें से वेपर्स गुजरेंगे और उसके बाहर ठंडा पानी होगा। सो नंबर 6 इज कूल वाटर इन एंड नंबर 7 इज कूल वाटर या कूलिंग वाटर आउट। So then number 8 is distillate or receiving flask. Number 9 is vacuum or गैस इनलेट। वैक्यूम और गैस इनलेट का काम हमारे पास ये है कि या एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारे पास जो डिस्टिलेशन है वो इजी हो जाती है और फास्ट हो जाती है। नंबर 10 इज रिसीवर, जो कि रिसीव कर रहा है लिक्विड को। नंबर 11 इज हीट कंट्रोल, यहाँ पे हीट आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 12 इज स्टिरर, या उसकी जो स्टिरिंग स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 13 इज हीट प्लेट या स्टिरर और हीट प्लेट। नंबर 14 इज हीटिंग ऑयल और सैंड बाथ, जिसके अंदर स्टिल पड़ा हुआ है। नंबर 15 इज स्टिरर बार और एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स। तो जब आपको पता है कि जब लिक्विड कोई बॉयल हो रहा होता है तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, तो उन बबल्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसके अंदर एंटी बम्पिंग एजेंट्स डालते हैं। एंड नंबर 16 इज द कूलिंग बाथ, जो कि जो रिसीवर है उसको कूल करेगा। So this separation may include separation of a liquid from non-volatile impurities and separation of a liquid for one or more liquids. एक से ज्यादा liquids को separate करने के लिए एक liquid को उसमें से हम लोग ये use कर सकते हैं। वो जो liquid है आपस में वो miscible भी हो सकते हैं, partially miscible भी हो सकते हैं और immiscible भी हो सकते हैं। So कुछ definitions हैं, like ये सारा जो process हो रहा है ये distillation कहलाता है। जो लिक्विड बीइंग डिस्टिल्ड है, जो कि हीट कर रहे हैं फ्लास्क में, उस फ्लास्क का नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क या डिस्टिलेशन पॉट या डिस्टिलेशन स्टिल या खाली स्टिल। जो वेपर्स कंडेंस हो रहे हैं कूल सरफेस पे वो वाटर कूल्ड कंडेंसर बोलते हैं उसको। जो रिजल्टिंग लिक्विड है इज कॉल्ड डिस्टिलेट, और जिस फ्लास्क में उसको हम लोग रिसीव कर रहे हैं दैट इज रिसीविंग फ्लास्क और रिसीवर। सो इसके अंदर दो किस्म के प्रोसेस चल रहे होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर जो टेम्परेचर है ओवरऑल असेंबली का वो कांस्टेंट रहता है, और मिसिबल लिक्विड्स जब दो या दो से ज्यादा मिक्सर होंगे तो जो टेम्परेचर है वो हमारे पास थ्रू आउट द टेम्परेचर हम लोग कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जाएंगे, ताकि एक टेम्परेचर जब पहुंच जाएगा तो वो वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग हो जाएगा, उसके बाद जो है वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो जाएगा।
5 टाइप्स हैं डिस्टिलेशन की: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सबसे पहले ये हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन। प्रोसेस सबका ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनकी एप्लीकेशन में और डेफिनेशन में फर्क है। एक समझ आ गया तो समझे, बाकी भी समझ आ गए। सो सिंपल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं लिक्विड को उसके वेपर्स के अंदर, फिर उन वेपर्स को ट्रांसफर करते हैं हम लोग टू अनदर प्लेस, और उस प्लेस में ट्रांसफर करने के बाद हम लोग उसको रिकवर करते हैं लिक्विड को बाय कंडेंसिंग द वेपर्स, उन वेपर्स को दोबारा कंडेंस करके। सो यूजुअली लीडिंग विद अ कोल्ड सरफेस, जो पानी कोल्ड सरफेस के है उसके साथ कांटेक्ट करा के उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अपरेटस के 3 पार्ट्स हैं। एक स्टेल है जिसके अंदर वोलेटाइल मटेरियल वेपोराइज होगा, कंडेंसर जिसमें कंडेंस होगा, और रिसीवर जिसके अंदर हम लोग कलेक्ट करेंगे। सो सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग पार्शियल सेपरेशन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जिनके अंदर डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का। उसके अलावा हम लोग यूजुअली प्रिपेयर कर सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर और अल्कोहल को रिकवर कर सकते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सम ड्राई एक्सट्रैक्ट्स। जो यूजुअली सिंपल डिस्टिलेशन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एटलीस्ट जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस 70 डिग्री का होना चाहिए इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अदरवाइज कंटेमिनेशन रहने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये उन मिक्सर्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनके अंदर ऑलमोस्ट 10% कंटेमिनेशन जो है वो पाई जाती है। सो व्हाट इज डबल डिस्टिलेशन? इसी के से मिलता जुलते एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है कि जब डिस्टिल्ड प्रोडक्ट को दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे उसकी, तो वो डबल डिस्टिलेशन हो जाएगी। अंग्रेजी में बताऊं तो डबल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग डिस्टिलेशन ऑन द कलेक्टेड लिक्विड। जो लिक्विड कलेक्ट किया है हमने रिसीवर के अंदर, रिसीविंग फ्लास्क के अंदर, उसको दोबारा डिस्टिल करना है ताकि उसकी प्योरिटी इंक्रीज की जा सके। अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं एक दफा। So for simple distillation on lab scale, a distillation flask with side arm sloping downward is used. So, ये आपके पास वो डिस्टिलेशन फ्लास्क है जो हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे थर्मोमीटर से, और थर्मोमीटर को हम लोगों ने, ये रेड कलर में आप कॉर्क देख सकते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने उसको फिट किया होता है, इंसर्ट किया होता है। सो द जो साइज है फ्लास्क का वो डबल होना चाहिए कि जितना उसने लिक्विड होल्ड करना है, ताकि एक प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिल सके। उसके अलावा जैसे पहले बात की हम लोगों ने कि पंपिंग हो सकती है, बुलबुले बन सकते हैं वाटर के, या जो भी आपका लिक्विड क्योंकि वो बॉइल हो रहा है तो उसके बुलबुले बन सकते हैं। सो पंपिंग हम लोग अवॉइड करते हैं बाय एडिंग स्मॉल चिप्स, फॉरेस्ट पोर्ट की, या वैसे हम लोग कुछ चिप्स डाल के बहुत सारे इसके अंदर चीजें यूज हो सकती हैं। यूजुअली ग्लास के चिप्स डाल दिए जाते हैं ताकि बम्पिंग ना हो। सो इफ द प्रोसेस इज इंटरप्टेड अ फ्रेश चिप शुड बी एडेड। सो इससे सुपर हीटिंग नहीं होती लिक्विड की जो डिस्टिल करना है आपने, और एक कंट्रोल्ड बॉयल आप इसको ले सकते हैं, और उससे एलिमिनेट हो जाती है पॉसिबिलिटी कि लिक्विड जो है वो बम्पिंग होगी, और कंडेंसर के अंदर भी बम्पिंग से जा सकता है लिक्विड। तो वो, और चिप्स शुड नॉट बी एडेड टू द सुपर हीटेड लिक्विड क्योंकि उससे बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वेपर्स अकर हो सकता है। सो ये इसका प्रोसेस है। सिंपल हीटिंग करेंगे और टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, और जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएंगे। तो कंडेंसर जो है वो यूजुअली उसके अंदर हीट एक्सचेंजर कह लें इसको, हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है इसे। सो ये सरफेस है जिसके दैट इज केप्ट कोल्ड बाय द स्ट्रीम ऑफ कोल्ड वाटर, कांस्टेंट कोल्ड वाटर या टैप वाटर जो है वो सर्कुलेट करता रहता है कंडेंसर में। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कंडेंसर की? इजीली क्लीन हो सके, ये इजीली उसके ब्रोकन पार्ट्स रिप्लेस हो सके, provide maximum cooling surface, or condensing surface should be good conductor of heat, and water used for cooling must leave the condenser quickly ताकि स्पेस मिल सके दूसरे पानी को कोल्ड सरफेस में आने के लिए। एंड वाटर मस्ट गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन का वेपर ताकि जो कांटेक्ट है जो वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन? एक स्पेसिफिक, जैसे पहले बात की कि एक प्रॉपर रेंज होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट की कंपोनेंट्स के साथ, यूजुअली 70 डिग्री। उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसके अंदर इसको प्रॉपरली कैरी आउट कर सकें क्योंकि इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये बहुत टाइडियस प्रोसेस है क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डिस्टिलेशंस करनी पड़ती है ताकि आप मैक्सिमम जो प्योर प्रोडक्ट है उसको हासिल कर सकें। हाउएवर इसकी बहुत सारी ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी हैं, लाइक ये सिंपल है, फास्ट है, लेस एनर्जी कंज्यूम करता है, सेपरेशन इसके अंदर ऑब्वियसली पुअर है थोड़ी सी,
लेकिन बेस्ट फॉर रेड, अगर कुछ ऐसे लिक्विड है जिनके बारे में आपको पता है कि कंटेमिनेशन कम है तो उनके लिए ये बेस्ट है। सो एप्लीकेशंस इसकी क्या है? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स, मींस रिकवरी ऑफ अल्कोहल, जैसे पहले बात की हमने, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक ethylamyl nitrate, preparation of distilled water, and for the identification of various compounds. So next is fractional distillation. सेम प्रोसेस है सिंपल डिस्टिलेशन वाला, एक फर्क है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करते हैं. So we know that simple distillation separates components of a mixture based on difference in boiling point of the pure components. The closer the boiling point to each other, the difficult it becomes for us to separate. So इस वजह से हम लोग जो है वो fractional distillation इस्तेमाल करते हैं. So the boiling point of the substance basically determined by the distillation, a useful property for characterization of pure components. That is why the fractional distillation is one of the most common separation method used when verifying liquid organic samples. So in order to separate miscible volatile liquid like mixture of alcohol and water, we use fractional distillation. Or it is quite easy to separate a liquid from non-volatile solids by simple distillation, but it is difficult to separate two volatile liquids that are completely miscible. क्योंकि वो completely miscible है, तो जो आपको पता है कि azeotropic mixtures वाला जो सीन होता है, उसमें उसकी वजह से boiling points में difference आ सकता है, और that can be tedious process as well as difficult कि आपको pure product ना मिले. So हम लोग एक condensation cycles लगा देते हैं by adding a fractionating column between distillation head and distillation flask. तो ये डायग्राम अगर आप देखें तो ये डिस्टिलेशन हेड और डिस्टिलेशन फ्लास्क जो के दरमियान हम लोगों ने एक कंपोनेंट ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रैक्शनेटिंग साइकिल्स हो गए हैं हमारे पास, कंडेंसेशन साइकिल्स ज्यादा ऐड कर दिए जाते हैं. सो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं उसको, दैट इज सब्जेक्ट टू द मिक्सचर टू मेनी कंडेंसेशन साइकिल्स, जिसकी वजह से वो लिक्विड बार बार मूव करता है और हमारे पास जो है वो सैंपल की जो है बेहतर प्योरिटी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं. So with each cycle within the column, the composition of the vapor progressively enriched in the lower boiling point liquid. जिस boiling point का liquid कम है, वो क्या करेगा, वो ऊपर जाता जाएगा, और जिसका थोड़ा ज्यादा है तो वो इस कंडेंसेशन साइकिल में वापस आता जाएगा. तो हमारे पास जो है वो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्योर लिक्विड हमारे पास मौजूद है. Process इसका क्या है? As the mixture is heated, temperature obviously rises until it reaches the temperature of the lowest boiling substance in the mixture. तो चूंकि उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं मिक्सर के अंदर, so the resultant hot vapor जो कंडेंसर में जाते हैं, they converted into liquid, जो कि दोबारा रिसीविंग फ्लास्क में आ जाते हैं. जो लिक्विड लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड हैं, they are effectively removed from the organic original sample. The temperature rises and second fraction you can add, you can get the second fraction containing both compounds. So as the temperature approaches the boiling point of the higher boiling point compound, the distillate condensing into the third receiving flask is increasingly pure in the higher boiling point compound. तो as long as आप temperature थोड़ा ज्यादा करते जाते हैं तो आपके पास purity जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती जाती है. इसका प्रिंसिपल क्या है? We add some theoretical vaporization condensation cycles. तो the apparatus of a simple distillation is modified, उसी को modify किया हुआ है by inserting a fractionating column between the distillation flask and distillation head. The fractionating column provide large surface area, जिसकी वजह से जो initial distillate है वो redistill हो जाता है, दोबारा condense हो सकता है. So this process continues as a vapor rise up in the column. So these vapors and the final distillate will contain greater percentage of lower boiling point. So continuous repetition जो है उससे good separation हो जाती है. Now talking about the azeotropic mixtures, जिसके अंदर या constant boiling point mixture जिसके अंदर the composition of the liquid and the vapor in the equilibrium with it is always the same. So their properties cannot be altered by simple distillation. So mixture चूंकि इस केस में हमारे पास as a pure liquid behave करता है और वो डिस्टिल होता है without changing composition or without changing boiling point, so हम लोग इन मिक्सचर्स को सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई वी नीड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कौन कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं? लाइक अल्कोहल एंड वाटर सिस्टम, अल्कोहल एंड बेंजीन सिस्टम, एंड अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म सिस्टम.
और जो टर्नरी मिक्सचर्स हैं, मतलब मिक्सचर्स ऑफ 3 कंपोनेंट, जो कि एजियोट्रॉप्स ऑब्वियसली नहीं बनाते, तो उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं बाय द सेम वे एज द एजियोट्रॉपिक। लाइक सबसे पहले सबसे जो कम बॉइलिंग पॉइंट है उसको अचीव करें, वो आपके पास मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद इस तरह जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, बट बेटर सेपरेशन होती है एंड बेस्ट फॉर द मिक्सर जिनकी बॉइलिंग पॉइंट पास पास है। और एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं? द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेशन ऑफ ternary mixtures means containing 3 components, and it can also be used to manufacture alcohol. थर्ड हमारे पास जो डिस्टिलेशन की टाइप है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। सो इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि व्हेन स्टीम इज एडेड, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है उस लिक्विड का जो आपको चाहिए, या जिसकी आपने सेपरेशन करनी है, या जिसको आपने प्योर करना है। सो हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल लाइक वोलेटाइल ऑयल्स या एरोमेटिक कंपाउंड जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है, और या वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं, उनको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। So many organic compounds we know tend to decompose at high sustained temperature. So normal distillation is not possible for us. So we add water or steam to the distillation apparatus. तो distillation apparatus में water या steam add करने का फायदा ये होता है कि boiling point compounds का डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से evaporation lower temperature पे अचीव की जा सकती है। अब चूंकि वाटर के, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वाटर आ गया तो वाटर को कैसे रिमूव करेंगे। सो वी मेक श्योर कि हम लोग वाटर इमिसिबल लिक्विड्स यूज करें, ताकि चूंकि रिसीविंग फ्लास्क में पानी और जो इमिसिबल लिक्विड है उनकी सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी, तो हम लोग सेपरेटिंग फनल से इन दोनों को अलग कर सकेंगे, like turpentine or aniline. So by bubbling steam through the liquid, the mixture boils at low boiling temperature, as we have already discussed. For example, turpentine का जो boiling point है वो 160 है। तो जब उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो हम लोग डिस्टिलेशन को एट 95.6 डिग्री पे अचीव कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका वेपर प्रेशर है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर है, which states that the total vapor pressure above mixture of two immiscible liquid is equal to the sum of the vapor pressure of the individual liquid. ये पहली एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो we know that a liquid boils at the temperature जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। So when steam is continuously passed over the impure organic liquid, जो स्टीम हीट करती है खुद के लिक्विड को और कंडेंस हो जाती है वाटर के, तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है अबव द मतलब उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जल्दी अचीव हो जाता है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें वाटर बना। So hence the mixture of two immiscible liquid will be boiled at the temperature lower than the normal boiling point, or the mixture will continue to boil at the same temperature जब तक एक जो liquid है completely distill नहीं हो जाता। So और डिस्टिलेट में मैंने जैसे पहले बताया कि 2 लेयर्स बन जाएंगी, क्योंकि पानी के साथ इमिसिबल है वो लिक्विड। सो वी कैन सेपरेट द बाय सेपरेटिंग प्रोसेस। वही भी हम लोगों ने बात की, द इम्प्योर कंपाउंड and the water are placed in the distillation flask kept at a slight slant position, जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर और स्टीम जनरेटर यहाँ लगा हुआ है और आपके पास जो आपने कंपाउंड डिस्टिल करना है वो इधर है। सो हम लोग स्टीम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस चैम्बर में, और यहाँ से जो है वो हमारे पास डिस्टिलेट हमें मिल जाएगा। So steam is then bubbled through this mixture, और vapors जो हैं कंपाउंड के along with steam leave the flask from the outlet, और के वाटर कंडेंसर में वो कंडेंस हो जाते हैं, हम उनको सेपरेटिंग फनल में हासिल कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राइंग एजेंट्स? तो पानी के जो ड्राइंग एजेंट होता क्या है? बेसिकली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ड्राइंग एजेंट्स दैट टेक अप द वाटर टू बिकम हाइड्रेटेड, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह। तो हम लोग पानी के जो ट्रेसेस हैं ऑर्गेनिक सोल्यूशन में से वो रिमूव करने के लिए ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। सो अमाउंट रिक्वायर, कितनी आपको अमाउंट चाहिए, ये कोई इतना कोई इसका कोई सेट रूल नहीं है। जितना आपके पास इजीली आप उसको, जितना आपके पास लिक्विड है उस हिसाब से हम लोग अंदाजे से जो है वो ड्राइंग एजेंट यूज कर रहे हैं। सो अमाउंट ऑब्वियसली फिर इसकी वेरी करेगी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट, और हम लोग उतना यूज करेंगे जितना जिससे हम लोगों का सोल्यूशन ड्राई हो जाए, मतलब उसमें पानी ना रहे।
और मोस्टली और यूजुअली 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस सारा चलता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की एग्जांपल दी मैंने एज सॉलिड ड्राइंग एजेंट। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो इस वजह से वो जल्दी से इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो if the powder is quite fine, as when we use magnesium sulfate, or if the volume is large, हम लोग gravity filtration use करते हैं separate करने के लिए। और अगर drying agent का particle size ज्यादा है like sodium sulfate या calcium chloride, तो हम लोग decantation method use करते हैं। decantation method भी एक process है separate करने का immiscible liquids को। usually suspensions वगैरह को हम लोग separate करने के लिए ये process। so the small scale पे कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, अभी जो ऊपर वाली बातें की वही दोबारा रिपीट हो रही हैं। एक स्टीम जनरेटर को हम लोगों ने फिट किया हुआ है रबर बंग या प्लग के साथ, जिसके दो होल्स हैं। एक होल के अंदर हमारे पास लॉन्ग सेफ्टी ट्यूब है जो कि पानी को एक्सपल करती है इफ एक्सेसिव प्रेशर इज जनरेटेड। सो सेकंड होल के अंदर बेंट ट्यूब है जो कि पास कर रही है, जो कैरी कर रही है स्टीम को फ्लास्क की तरफ। So bent tube must dip almost to the bottom of the flask and the steam must touch below the surface of the liquid ताकि उसे heat किया जा सके। So the vapors are allowed to pass to the condenser and the condensed liquid is collected empty Florentine receiver। जो receiver है उसको हम लोग Florentine receiver बोलते हैं। So what are the Florentine flasks? The distillate which forms in two layers, एक aqueous है और एक non-aqueous layer है, उसको हम लोग एक दूसरे से सेपरेट करना है, तो सेपरेशन के लिए फ्लोरेंटीन रिसीवर्स या सेपरेटिंग फनल्स इस्तेमाल होती हैं। फ्लोरेंटीन रिसीवर इज अ स्पेशलाइज्ड रिसीवर फॉर कलेक्टिंग द ऑयल एंड वाटर इन द सेम रिसीवर। तो आप सेम रिसीवर में रिसीव कर लें और बाद में उसको सेपरेट कर लें। एप्लीकेशंस क्या हैं कि जो हमारे पास वाटर इमिसिबल लिक्विड्स हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले, उनको हम लोग लो बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्टिल कर लेते हैं। We use this process for extraction of volatile oils from the crude drugs and the purification of volatile substances in the manufacturing of essential oils। Essential oil या volatile oil एक ही बात है। Essential oil से मुराद जरूरी oil नहीं है, इससे मुराद है ऐसे oil जो कि essence देते हैं, और जो oils essence देते हैं वो volatile होते हैं perfumery में use करने के लिए, and to separate intermediate or final product during the synthesis of complex organic compounds। Number fourth type of distillation is the vacuum distillation। So इसके अंदर हम लोगों ने अंडर रिड्यूस प्रेशर ये सारा काम करना है, जिसकी वजह से लिक्विड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो बॉइलिंग है वो लो टेम्परेचर पे हो जाएगी। So it works on the principle that liquid boils when its vapor pressure is liquid to the atmospheric pressure। So this technique is used for the purifying or separating thermally unstable liquids। जो कि थर्मली अनस्टेबल हैं या जो ऐसे लिक्विड्स जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर डीकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम लोग एट लो प्रेशर या एट रिड्यूस प्रेशर हम लोग डिस्टिल करते हैं। So liquids which are unstable at the boiling point can be distilled at much lower temperature। So boiling under reduced pressure also increase the rate of distillation, क्योंकि सारी एयर निकल गई है तो हिंडर करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। So जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है वो बेस्ट सूटेड है फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले। प्रिंसिपल इसका क्या है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसका है कि वेपर प्रेशर लोअर होगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल्दी अचीव हो जाएगा, डीकम्पोजिशन के बगैर आप लोग उसको यूज कर सकेंगे। यहाँ पे ये वैक्यूम पंप आप देख सकते हैं लगा हुआ है। और द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कैरिड आउट इन स्पेशली डिजाइन ग्लास सेपरेटर्स। उसकी दो नेक्स होती हैं, उसको हम लोग क्लाइजेंस फ्लास्क बोलते हैं। ये आपके पास वो फ्लास्क है जिसके अंदर हम लोगों ने ये काम किया हुआ। तो प्रोसेस क्या है, ये यूजुअली यूज होता है मेंस्ट्रुम के लिए, मेंस्ट्रुम को ड्राई करने के लिए। मेंस्ट्रुम हम लोग बेसिकली एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुम वो एक कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है जब हम लोग एक सॉल्वेंट के अंदर क्रूड ड्रग डाल देते हैं और जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उस सॉल्वेंट के अंदर यानी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन एक्सट्रैक्ट में से सॉल्वेंट बाद में निकालना होता है। तो वो सॉल्वेंट जो है वो सारा जो प्रोसेस है उसके अंदर जो आपके पास रिसीव आपके पास वो लिक्विड होता है उसको हम लोग मेंस्ट्रुम बोलते हैं। सो दिस स्पेशल फ्लास्क हैज टू नेक्स। एक नेक के अंदर थर्मोमीटर इंसर्ट है दैट इज अटैच्ड टू द कंडेंसर
और दूसरे नेक के ऊपर हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है जिसको हम लोगों ने बॉइलिंग लिक्विड के अंदर डिप किया हुआ। पंपिंग हो सकती है तो we can avoid this by introducing stream of air bubbles, and the side tube of receiver is connected to the vacuum pump that provides suitable vacuum. In all distillation, vacuum distillations, a small pressure gauge या manometer attach किया होता है हम लोगों ने. So heating is not commenced until the required vacuum has been attained. जैसे ही आपके पास vacuum आएगा, वो जितना आपको चाहिए उसके बाद हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज फ्रॉथिंग हो सकती है, उसके अंदर जो है वो सोप इफेक्ट आ सकता है. So heating of the flask should be done on water bath या oil bath that is maintained about 20 degrees Celsius higher than the boiling point of the liquid under reduced pressure. So thin walled glass apparatus use हम लोग करते हैं, और सॉरी नहीं यूज करते हम, कैसे जो है वो apparatus collapse हो सकता है. और in some cases persistent foaming अगर होती है वैक्यूम डिस्टिलेशन के दौरान, so we can avoid this by adding carpyl alcohol to the liquid or by inserting a second air capillary tube जो कि उसके अंदर से सारी जो एयर है वो निकाल दी जाएगी. इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हम लोग ऑब्वियसली वो लिक्विड्स जिनका जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम हासिल कर सकते हैं. इट इज फ्यूल इकोनॉमिकल क्योंकि लिक्विड अपने टेम्परेचर से कम बॉइलिंग पॉइंट पे यूज हो रहा है. And vacuum distillation is used for safely recover higher boiling point solvents, और ऐसे boiling point जिनका जो टेम्परेचर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का है उनको हम लोग यूज कर सकते हैं. लेकिन it should not be used with the solvent जिनके जो boiling points है वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है. एप्लीकेशंस इसकी क्या है, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं हम लोग. थर्मोलेबाइल से मुराद ऐसे जो हीट के जोर पे टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, for the concentration and drying of extracts and purification of some vitamins. Last but not the least, destructive distillation. So destructive distillation basically ऐसा chemical process है जिसके अंदर decomposition of unprocessed material is achieved by heating to a high temperature. Temperature ज़्यादा करने से उस substance को decompose किया जाता है, उसके बाद में कंडेंस किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है वोलेटाइल प्रोडक्ट्स को डिकम्पोजिशन के साथ. ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कुछ मेडिसिन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट वाज ऑल अबाउट डिस्टिलेशन. थैंक यू. For any queries, join us on our social media sites.